नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सैयद वंश को पढ़ा था। सैयद वंश के अंतर्गत हम लोगों ने सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जो आलम शाह के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सैयद वंश के बाद सत्ता का हस्तांतरण होता है लोदी वंश में। लोदी वंश प्रथम अफगान शासक था। कौन था? बहलोल लोदी, जिसने लोदी वंश की स्थापना भारत में करी। ठीक है, तो हम लोगों ने कल बहलोल लोदी को भी पढ़ा था। बहलोल लोदी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि बहलोल लोदी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था सरकी राज्य। कौन? जौनपुर राज्य का विलयन वो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में जो है कराता है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसको हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक अफगानी लेखक है जिसका नाम है अहमद यादगार। अहमद यादगार को हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने अपनी पुस्तक, जो पुस्तक है तारीख सलातीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अहमद यादगार कहता है कि बहलोल लोदी सिंध विजय के साथ ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया और उसके साथ ही साथ ग्वालियर के राजा मान सिंह पर विजय प्राप्त करके क्या करता है? 80 लाख टका जो है उनसे वसूल करता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में 300 वर्षों तक जो दिल्ली सल्तनत चला है, उसमें से लोदी वंश का यह प्रथम शासक है। आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान रहते हुए सुल्तान की गद्दी पर न बैठकर, अपने सिंहासन पर न बैठकर, अपने दरबारियों के बीच में बैठा करता था। ठीक है, साथ ही साथ जो बहलोल लोदी है, ये जो है अपने सरदारों को एक नाम दिया था। क्या? मसनद ए आली कहकर पुकारता। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। आज हम लोग सिकंदर लोदी को देखेंगे। ठीक है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो शासन काल है 1489 ईस्वी से, पिछली वीडियो हमने थोड़ा इसका सामान्य परिचय बताया था। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक जो है दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। ठीक है, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि 1489 ईस्वी में जब बहलोल लोदी की मृत्यु होती है तो इसका तीसरा पुत्र क्या नाम है? निजाम खां। क्या नाम है? निजाम खां। निजाम खां क्या करता है? यह जो है सिकंदर लोदी के नाम से, सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब? 16 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी माता किसकी? निजाम खां या सिकंदर लोदी की माता कौन थी? जयवनद सुनार की पुत्री थी। कौन थी? जयवनद सुनार की पुत्री थी। ठीक है, जयवनद सुनार की
जयवनद सुनार की क्या थी? पुत्री थी। और वह बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में निजाम जो है बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में सबसे जो योग्य था कौन था? निजाम खां या सिकंदर लोदी। सबसे योग्य जो है वो कौन है? निजाम खां या सिकंदर लोदी। आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का, वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक माना जाता है। ठीक है, कौन? अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक लोदी, अंतिम महान शासक लोदी वंश का माना जाता है। सिकंदर लोदी जो है भूमि की मापन के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि भूमि मापन हेतु, भूमि मापन हेतु एक जो है क्या पैमाना चलाया था। क्या था? गज ए सिकंदरी। क्या था? गज ए गज सिकंदरी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गज सिकंदरी क्या है? भूमि मापन का पैमाना है। इसको किसने चलाया था? तो सिकंदर लोदी या निजाम खां। ठीक है, यहां तक आप लोग स्पष्ट हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि सिकंदर शाह की मुख्य सफलता क्या थी। सिकंदर शाह की जो मुख्य सफलता है वो है अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखने की थी। ठीक है, अफगान सरदारों को अपने नियंत्रण में रखा इसने। और साथ ही साथ सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा हूं, अगर मैं जो है पालकी में बैठा हूं, अगर मैं पालकी में बैठा हूं और मैं अपने एक गुलाम को आदेश दे दूं तो मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा ले। उसका कहने के मतलब था कि अगर मेरा एक गुलाम, अगर मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा देता हूं और अपने मेरे एक आदेश पर पालकी में मेरा गुलाम बैठता है और मैं उसके लिए उसे उठाने के एक आदेश कर देता हूं, तो सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर लेके जाएंगे। ऐसा कौन कहता है? सिकंदर लोदी या निजाम खां। ठीक है, आप देखेंगे कि सुल्तान ने जथरा, एक स्थान है जथरा, कहां है? अलीगढ़ का एक गांव है। सुल्तान मतलब कि कौन? निजाम खां या सिकंदर लोदी। कहां? जथरा। या कहां है? यह जो है अलीगढ़ का एक गांव है। अलीगढ़ का एक गांव है। अलीगढ़ का एक गांव है क्या? जथरा। जथरा के राज्यपाल कौन थे? जथरा के राज्यपाल थे कौन? तातार खां। जथरा के राज्यपाल तातार खां को अपने अधीन किया। मतलब कि इनको जो है अपने क्या करता है? अधीन कर लेता है। ठीक है, किसको? जथरा के राज्यपाल। जथरा कहां है? अलीगढ़ का एक गांव है। जथरा के राज्यपाल तातार खां को अपने अधीन किया तथा बयाना के शासक अशरफ को, कहां? बयाना के शासक बयाना के शासक कौन है? बयाना के शासक अशरफ। कौन? बयाना के शासक अशरफ को 1491 ईस्वी में, 1491 ईस्वी में क्या करता है? पराजित करके, क्या करता है? इसे पराजित कर देता है तथा
उसकी जागीर को क्या करता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, इसको भी, बयाना को भी क्या करता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। सुल्तान ने, मतलब सुल्तान में निजाम खां, निजाम खां ने बिहार के शासक हुसैन सरकी, कौन, बिहार के शासक, बिहार के शासक बिहार के शासक हुसैन सरकी को क्या करता है, पराजित करता है। हुसैन सरकी को पराजित करके क्या करता है, उससे संधि करके, इससे क्या करता है, पराजित करता है, फिर संधि करता है तथा वचन लेता है क्या, एक दूसरे से क्या, वफादारी निभाने का या वफादार रहने का निश्चय लेता है या वचन देता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 1501 ईस्वी में, कितने, 1501 ईस्वी में सुल्तान ने ग्वालियर के राजा मान सिंह के विरुद्ध क्या करता है, कूच करता है। ग्वालियर के राजा कौन है, मान सिंह हैं। इस पर जो है, मान सिंह पर आक्रमण करने के लिए कूच किया। वह 3 वर्षों के संघर्ष, यह संघर्ष कितने वर्ष चला, 3 वर्ष, मतलब कि 1504 ईस्वी में क्या करता है, ग्वालियर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, 3 वर्षों के संघर्ष के बाद 1504 ईस्वी में निजाम खां या सिकंदर लोदी जो है विजय प्राप्त करता है, कहां, ग्वालियर पे। तथा आप देखेंगे कि 1504 ईस्वी में, फिर आप देखेंगे 1504 ईस्वी में एक स्थान था मंत्रालय, क्या है, मंत्रालय, मंत्रालय, एक स्थान मंत्रालय है। मंत्रालय के विरुद्ध क्या करता है, अभियान छेड़ता है। ठीक है, इसके विरुद्ध क्या करता है, अभियान जो है, अभियान छेड़ता है। तो वहीं आप देखेंगे सुल्तान ने, कौन, यहां का सुल्तान, मंत्रालय का सुल्तान जो है क्या करता है, मंत्रालय के सुल्तान ने अवंतगढ़, ठीक है, नहीं सॉरी, यहां मैं गलत बता रहा था, 1504 ईस्वी में मंत्रालय का अभियान छेड़ता है। तो उसके साथ ही साथ कौन, निजाम खां या सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी अवंतगढ़, अवंतगढ़, नरवर, अवंतगढ़, नरवर, अवंतगढ़, नरवर तथा चंदेरी, चंदेरी पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, अवंतगढ़ पर वो अधिकार कितने में करता है, अवंतगढ़ पर जो अधिकार वो कर रहा है 1507 ईस्वी में। अवंतगढ़ पर 1507 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है। नरवर, नरवर पर जो है 1508 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है। तो वहीं चंदेरी पर 1513 ईस्वी में अधिकार, विजय प्राप्त कर अधिकार कर लेता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसके पहले 1509 में, 1509 में 1509 ईस्वी में नागौर के शासक कौन,
नागौर नागौर के शासक कौन है? मुहम्मद खां। मुहम्मद खां को सिकंदर लोदी की मुहम्मद खां ने क्या करा? 1509 ईस्वी में नागौर के शासक मुहम्मद खां जो है सिकंदर लोदी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये अधीनता जो है ठीक है, सुल्तान की अधीनता इसने स्वीकार कर ली। फिर आप देखेंगे सुल्तान ने रणथंभौर पर विजय पाने का प्रयास किया। किस पर? रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन क्या करता है? लेकिन उसके हाथ क्या लगती है? निराशा। उसके हाथ जो है निराशा लगती है और रणथंभौर को जीत नहीं सका। फिर आप देखेंगे कि उसका जो मैंने बताया अभी, उसका जो एक पैमाना था भूमि मापन का, क्या था? गज ए सिकंदरी। एक प्रमाणिक पैमाना, बहुत प्रमाणिक पैमाना है। गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी बहुत ही असहिष्णु था। धार्मिक अगर आप दृष्टि से देखा जाए तो सिकंदर लोदी बहुत असहिष्णु था। कहा जाता है कि उसने ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर ज्वालामुखी मंदिर कहां था? कांगड़ा में था। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर जो कांगड़ा में था कि मूर्ति के टुकड़े को, मूर्ति का क्या करता है? टुकड़ा करवा देता है और उस टुकड़ों को कसाईयों को दे देता है मांस तौलने के लिए। ठीक है, मंदिर की जो मूर्ति है ज्वालामुखी मंदिर की जो कांगड़ा में है, उसको क्या करता है? उसकी मूर्ति को तोड़वा देता है और वह कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता है। ठीक है, आप देखेंगे कि फिर भी उसे जो है लोधी वंश का, फिर भी सिकंदर लोदी को लोधी वंश का सबसे सर्वाधिक सफल जो है शासक जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे साथ ही साथ सिकंदर लोदी विद्या का संरक्षक है। किसका? विद्या का। विद्या मतलब ज्ञान, विद्या कोई औरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ज्ञान का संरक्षक था। उसने संस्कृत के ग्रंथ, क्या? आयुर्वेद, संस्कृत का ग्रंथ जो आयुर्वेद है, संस्कृत के ग्रंथ जो आयुर्वेद है, उसका जो है किसमें? फारसी में अनुवाद करा है। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेद, संस्कृत के ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तथा आप देखेंगे कि गान विद्या ये जो ज्ञान विद्या या गान विद्या, कहीं गान लिखा गया, कहीं ज्ञान लिखा गया। ठीक है, ज्ञान या गान विद्या जो है के ग्रंथ के जो है लज्जत ए सिकंदर शाही, किस नाम से? लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से फारसी में अनुवाद
कराया। इन दोनों ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद जो है कराया। ठीक है, आप देखेंगे कि निजाम खां या सिकंदर लोदी सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली भी गठित की थी। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करी थी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना जो है करी थी। और आप देखेंगे कि 1504 में स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में आगरा शहर को क्या करता है, अपनी राजधानी भी बना लेता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी एक वो लिखता था, फारसी में कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से। किस नाम से? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से फारसी में जो है कविताएं लिखता था। उसने जो है कौन, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी। किसकी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि गले की बीमारी हो जाती है। किसको? सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी को गले की बीमारी होने के कारण 21 नवंबर, कब? 21 नवंबर 1517 में क्या होता है, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या करता है? 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज करता है या दिल्ली की गद्दी को धारण करता है। 1526 जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछा गया है। 1526 मुगल वंश की स्थापना है और लोदी वंश का पतन है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी, इसका जो कार्यकाल है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 22 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी क्या करता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है और वह जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह जो है लोदी वंश का क्या है? अंतिम शासक है। लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, सिकंदर लोदी की या निजाम खां की मृत्यु के पश्चात ही क्या होता है? अफगान अमीरों ने गृह युद्ध के खतरे से बचने के लिए संपूर्ण राज्य को क्या करता है? सिकंदर लोदी के दो पुत्रों इब्राहिम लोदी एवं जलाल खां। ठीक है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद इनके पूरे साम्राज्य को सिकंदर लोदी के दो पुत्र कौन है?
पहला है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और दूसरा कौन है? पहला इब्राहिम लोदी, दूसरा है जलाल खां। कि मतलब कि गृह युद्ध ना हो, इसलिए दोनों पुत्रों में वहां के कौन अफगान अमीरों ने गृह युद्ध के खतरे से बचने के लिए सिकंदर लोदी के दोनों पुत्रों में आधा आधा विभक्त कर दिया। इब्राहिम लोदी क्या करता है? इब्राहिम लोदी कहां का? दिल्ली का। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो वहीं जो है जलाल खां, जलाल खां कहां का? जौनपुर। जलाल खां जो है जौनपुर राज्य का क्या बनता है? जौनपुर राज्य का शासक हो जाता है। इसको जो है जौनपुर राज्य जो है मिलता है। ठीक है। इस व्यवस्था द्वारा अफगान जो है अमीर दिल्ली और जौनपुर दोनों पर क्या करते हैं? अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। कौन? इन दोनों जगह दिल्ली और जौनपुर पर कौन नियंत्रण बना रहा है? अफगान अमीर। अफगान अमीर जो है दोनों जगह दिल्ली और जौनपुर पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। इस व्यवस्था ने तत्काल तो शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। जब दोनों में बट जाता बराबर, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, तत्कालिक रूप से शांति व्यवस्था तो आ जाती है। लेकिन परंतु क्या होता है? परंतु शांति तो स्थापित हो गई, परंतु उत्कर्ष परिणाम क्या होता है? अंततः जो है अफगान राज्य के विघटन के रूप में प्रकट होता है। उसका जो उत्कर्ष होता है क्या होता है? अफगान राज्य के विघटन के रूप में यह जो है प्रकट होता है। ठीक है। आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी क्या करता है कि इब्राहिम लोदी ने दरबार के शक्तिशाली जो सरदार हैं उनके दमन की नीति अपनाई। ठीक है। इसने जो है दिल्ली में जो मजबूत या शक्तिशाली सरदार थे, ठीक है, जो शक्तिशाली क्या थे? सरदार थे। इनको क्या करा? इनका दमन शुरू कर दिया। ठीक है। दमन शुरू जब हो गया तो क्या हुआ? ये लोग क्या हो गए? नाराज हो गए। ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? नाराज हो लेते। और ये क्या होता है? यह अलोकप्रिय हो जाता है। जब उन्हीं को मरवाओगे तो जो लोकप्रिय हो आपको लोग पसंद करना बंद कर देंगे, आप अलोकप्रिय हो जाओगे। आप देखेंगे कि 21 अप्रैल 1526, देखो दिन आ गया, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का क्या? पानीपत का युद्ध, जिसे प्रथम युद्ध कहा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है। इब्राहिम क्या होता है? इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्या जाता है? मारा जाता है। कौन? इब्राहिम। ठीक है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। और आप देखेंगे इसकी मृत्यु के बाद सत्ता जो है लोदियों से कहां? मुगलों में हस्तांतरित हो गई। इब्राहिम एक बहादुर व्यक्ति था, दक्ष सेनापति था, सब सही है, लेकिन वो मारा जाता है। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था। कौन? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने
रणभूमि मतलब युद्ध भूमि में, यह जो है रणभूमि, या इसे कह सकते हैं आप युद्ध भूमि, रणभूमि या युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करने वाला यह जो है पहला शासक था। ठीक है, और इसी के साथ जो इब्राहिम लोदी की नीतियां थीं, और ऐसा कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी की नीतियां और अफगान अमीरों की उच्छृंखल प्रवृत्ति या गंदी प्रवृत्ति कह सकते हो, के कारण इब्राहिम के साथ ही दिल्ली सल्तनत का कितना 300 वर्ष, 300 वर्षों का क्या होता है इतिहास, क्या होता है समाप्त हो जाता है। यह शासन, इतिहास नहीं कहेंगे, इतिहास तो आज भी जिंदा है, शासन आप कहिए। ठीक है, शासन क्या होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, 300 वर्षों का जो शासन है दिल्ली सल्तनत का वही समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना की तुलना में इब्राहिम लोदी की सेना बहुत विशाल थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत विशाल थी, परंतु क्या सुसंगठित नहीं थी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बाबर के साथ एक शक्तिशाली क्या था, बाबर के पास शक्तिशाली क्या था, तोप, शक्तिशाली तोप खाना था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में कुशल व्यूह रचना की थी। ठीक है, कुशल, आप कह सकते हैं कि कुशल रणनीतिज्ञ था कौन, बाबर। उसने क्या करा, उसने युद्ध में दो पद्धति को अपनाया, क्या, रूमी और तुलगमा पद्धति। रूमी और कौन, तुलगमा, तुलगमा पद्धति, रूमी और तुलगमा पद्धति के तहत युद्ध लड़ा। इसका मतलब होता है यह मूल रूप से क्या है, ये दोनों पद्धति कहां से, मूल रूप से उज्बेकिस्तान की देन है। जिसका मतलब होता है कि कुछ सेनाएं, देखिए कुछ सेनाएं ये बीच में रहेंगी, कुछ यहां फिर इसके बगल रहेंगी, फिर कुछ इसके बगल रहेंगी, कुछ इसके पीछे रहेंगी। ठीक है, इस चारों तरफ से, और ये सेना ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, ये यहां आएगी, ये आगे बढ़ेगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। आप क्या करोगे, इस बीच में घिर जाओगे। ये रूमी और तुलगमा पद्धति है। इसी पद्धति से जो है, इसी के सहारे क्या करता है बाबर, जो है इब्राहिम लोदी को क्या करता है, बाबर इब्राहिम लोदी को क्या करता है, परास्त करता है। और आप देखेंगे कि बाबर की स्थिति जो है सुदृढ़ करने के लिए क्या थे, उसके दो कुशल तोपची थे। बाबर के दो कुशल तोपची, किसके, बाबर के दो कुशल तोपची थे। उनका क्या नाम था, उनका एक का नाम था उस्ताद अली, क्या था, एक का नाम था उस्ताद अली, और दूसरे का नाम था क्या, मुस्तफा, दूसरे का नाम था मुस्तफा। ये दोनों बाबर के जो है कुशल तोपची थे। अब आप देखेंगे कि इब्राहिम ने पहले आक्रमण नहीं किया। इब्राहिम जो है, दोनों की सेनाएं जो है आमने सामने आ गई, शिविर लग गया,
लेकिन इब्राहिम लोदी इंतजार करता रहा किसकी, बाबर की सेना के आक्रमण का। लेकिन आप देखेंगे कि जब देखता है बाबर कि इब्राहिम लोदी अभी मेरे आक्रमण के इंतजार में है, तो समय ना गवाते हुए और 19-20 अप्रैल की रात में 19-20 अप्रैल 1526 की रात में बाबर ने अचानक क्या करा, इब्राहिम के शिविर पर आक्रमण कर दिया और इब्राहिम युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तथा इसी के साथ क्या होता है, लोदी वंश का जो है अंत हो जाता है। ठीक है, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसलिए 19-20 अप्रैल 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से भारत में जो हम मध्यकालीन इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे थे, क्या पहला था पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, अब हम 1526 से क्या पढ़ेंगे, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम दिल्ली में, या ऐसा कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम कम से कम 2-3 लेक्चर हम लोगों का चलेगा, उस पे हम लोगों को देखना है। क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन, जैसे गजे सिकंदरी, अमीर कोही, सिजदा पैबोस, ठीक है, या दागने की, घोड़ों को दागने की होलिया व्यवस्था, इस सब प्रशासनिक व्यवस्था में आएगा। इन सब पर हम चर्चा करेंगे एक क्रमानुसार। इसके बाद हम लोग फिर मुगल वंश को पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। और अगर कहीं कुछ कमियां भी दिखाई दे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। इतना मैं जरूर आपको इंश्योर कर रहा हूं कि जितने भी कंटेंट हैं, जो कंटेंट यहां बताए जा रहे हैं, सब एनसीईआरटी बेस पे हैं। हो सकता है कुछ लिखने में कमियां रह गई हों, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर कहीं आप लोगों को दिखता है तो इसको आप जरूर बताएं, जिससे मैं सुधार कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।